Hello and welcome all of you in this video. I hope कि आपकी जो वेकेशंस हैं वो अच्छी बीती होंगी और एक रेस्ट के बाद हम फिर से अपनी स्टडी को शुरू करने जा रहे हैं। तो अब हम सिलेबस के अंदर एसपीएल को शुरू करने वाले हैं। एसपीएल की यूनिट 1 कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। So today we will discussing about the chapter 1 of SPL. What is democracy? Why democracy? So first of all आपने क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस वीडियो को यहीं पे पॉज करके अपनी NCERT में चैप्टर 1 ऑफ SPL को ओपन करना है और उसके पेज नंबर 1, 2, 3 एंड 4 को रीड आउट करना है और रीड करने के बाद आपने फिर से इस वीडियो को प्ले करना है। सो आप इस वीडियो को पॉज करें और NCERT बुक से पहले 4 जो पेजेस हैं चैप्टर 1 ऑफ SPL व्हाट इज़ डेमोक्रेसी वाई डेमोक्रेसी को रीड करें। सो पॉज दिस वीडियो। आफ्टर रीडिंग द चैप्टर आपने इस वीडियो पे आ जाना है। सो आई होप आपने इस वीडियो को पॉज करके अपनी एसपीएल की बुक में व्हाट इज़ डेमोक्रेसी वाई डेमोक्रेसी चैप्टर को रीड कर लिया होगा। अब आपने क्या करना है, सेकंड जो टास्क है आपकी, आपने अपनी लीड स्कूल की सप्लीमेंट्री बुक को ओपन करना है और उसमें पेज नंबर 95 निकालना है। सो जल्दी निकाल लीजिए। इस वीडियो को पॉज करके आप कर सकते हो अपनी वो टास्क। उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ एसपीएल। एसपीएल को फुल फॉर्म में सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ कहा जाता है, जिसे हम सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं। तो हमारा जो पहला चैप्टर है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी वाई डेमोक्रेसी, उसको हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी क्या है। तो आपने प्रीवियस क्लासेस में भी डेमोक्रेसी के बारे में रीड किया है, समझा है, पढ़ा है कि जैसे कि डेमोक्रेसी के बारे में कहा जाता है कि डेमोक्रेसी इज़ ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। यूएसए के फॉर्मर प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ने ये लाइन कोट की थी। तो डेमोक्रेसी क्या है, तो आपने 95 नंबर पेज पे अपनी बुक में निकाल लेना है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप इस वीडियो में भी ये वही पेज मैंने पिक ली हुई है उसको आप देख सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखना है डेमोक्रेसी क्या है। तो डेमोक्रेसी इज़ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द लीडर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो आम तौर पे जब डेमोक्रेसी की मीनिंग को समझा जाता है तो उसमें ये बताया जाता है कि डेमोक्रेसी सरकार का वो रूप है जिसमें लीडर्स को पब्लिक के द्वारा इलेक्ट किया जाता है, आम पीपल के द्वारा। पर क्या इतना इनफ है? वर्ल्ड में कई देश ऐसे हैं जहाँ पर लीडर्स को इलेक्ट किया जाता है लेकिन वो डेमोक्रेटिक नहीं है, जैसे कि चाइना इसका एक एग्जांपल है। चाइना में भी लोगों को चुना जाता है पर चाइना डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। तो इस फीचर के अलावा भी कई चीज़ों का होना ज़रूरी है एक डेमोक्रेसी के लिए। एज दिस डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी इज़ नॉट एडिक्वेट, ए डेमोक्रेसी कैन बी बेटर डिफाइंड थ्रू द 4 फीचर्स मैंशनड बिलो। तो 4 फीचर दिए गए हैं नीचे, जिनको समझ के हम ये समझ सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो क्या है, डेमोक्रेसी की जो मेन फीचर है वो क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेजर डिसीजन टेकन बाय द इलेक्टेड लीडर्स। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो मेजर डिसीजन है वो चुने हुए लीडर लेते हैं। इन अ डेमोक्रेसी पीपल इलेक्ट लीडर्स, these leaders have the power to take major decisions based on the needs and interest of the people। तो देखिए कि डेमोक्रेसी में जो इलेक्टेड लीडर्स होते हैं पब्लिक के, वही डिसीज़न लेते हैं और वो डिसीज़न लेते वक्त ये ध्यान रखते हैं कि जो आम जनता है, जो पब्लिक है, उसकी ज़रूरतें क्या हैं और उनका किस काम को करने में फ़ायदा होना है, यानी कि पब्लिक के फ़ायदे के लिए वो काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इन इंडिया, अब इंडिया का एग्ज़ाम्पल है द लेजिस्लेटिव असेंबली। ये स्टेट में होती है, जो स्टेट असेंबली होती है,
एक स्टेट में राज्य, जैसे पंजाब की अलग होती है, हरियाणा की अलग होती है, दिल्ली की अलग है, राजस्थान की अलग है, यूपी की अलग है, एमपी की अलग है। वहाँ के जो मेंबर होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, उन्हें एमएलए कहा जाता है। एमएलए मीन्स मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और एक इंडियन पार्लियामेंट है जो पूरे देश की एक ही पार्लियामेंट है। वहाँ पर एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने जाते हैं लोकसभा और राज्यसभा में। टेक इंपॉर्टेंट डिसीजन एट द स्टेट एंड नेशनल लेवल रिस्पेक्टिवली। तो वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के और स्टेट लेवल के जो डिसीज़न होते हैं, जो एक कंट्री को लेने होते हैं, उसके पावर एरिया में होते हैं, वो डिसीज़न वो जो है इलेक्टेड लीडर्स पब्लिक के लिए लेते हैं। तो पहला फीचर क्या है कि जो मेजर डिसीज़न है वो इलेक्टेड लीडर्स के द्वारा लिया जाता है। फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। अब देखो कि इलेक्शन का होना ही काफ़ी नहीं है डेमोक्रेसी के लिए। जो इलेक्शन होता है, जब वो जो प्रोसेस होती है कैंडिडेट्स को, लीडर्स को चुनने की, वो फ्री और फेयर भी होनी चाहिए। फ्री का मतलब है कि वो किसी पावरफुल पर्सन के कंट्रोल से फ्री हो, और फेयर हो यानी कि सही हो। वही लोग चुन के आए, जीते हैं, वही सरकार बनाए जिनको पब्लिक ने वोट दी है। तो इन अ डेमोक्रेसी डिफरेंट पीपल एंड पॉलिटिकल पार्टी आर अलाउड टू कंटेस्ट इलेक्शंस। तो डेमोक्रेसी में जैसे इंडिया इसका एग्जांपल है, मल्टी पार्टी सिस्टम्स देखने को पाई जाती हैं, या टू पार्टी सिस्टम देखने को पाई जाती हैं कि पॉलिटिकल पार्टी और जो डिफरेंट लोग हैं उनको ये परमिशन होती है कि वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो भारत में कोई भी भारत का नागरिक भारत में इलेक्शन लड़ सकता है। दिस अलाउ पीपल टू रिमूव एग्जिस्टिंग लीडर्स एंड इलेक्ट द वंस दैट दे फील वुड बी मोर इफेक्टिव। तो इसमें आम जनता के पास ये पावर है कि वो या तो पुराने लीडर्स को फिर से चुन ले, या फिर अगर उन्हें वो चेंज करना है पुराने चुने हुए लीडर को, तो वो अपनी वोट करके उसके अगेंस्ट जो है उसकी जगह किसी दूसरे लीडर को भी चुन सकते हैं। द इलेक्शन आर मेन टू बी हेल्ड इन एन एनवायरमेंट वेयर पीपल कैन वोट फ्रीली विदाउट एनी फियर। और इलेक्शन का मतलब ये है कि लोग ऐसे वातावरण में वोट करें जहाँ पर उन्हें किसी का डर ना हो, कि किसी के डर में, दबाव में या लालच में आके लोग वोट ना करें, बल्कि वो अपनी इच्छा से, अपने विवेक के आधार पर वोट करें। एक सही इंसान को वोट डाल के वो उसे चुने। तो फ्री फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन का होना भी डेमोक्रेसी के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू का मतलब है कि एक व्यक्ति जो वोट करता है उसकी एक ही वैल्यू हो। ऐसा ना हो कि रिच लोग 100 वोट डालें और गरीब को 1 वोट डालने का अधिकार हो, या मेल 10 वोट डालें, फीमेल को 1 वोट डालने का अधिकार हो, या कास्ट या रिलीजन के आधार पर वोट का डिफरेंस हो। यहाँ पर जाति, धर्म, जेंडर, इन सब के को पीछे छोड़ के एज ए ह्यूमन बीइंग वोट दी जाती है, और बिना किसी भेदभाव के एवरी एडल्ट को वोट देने का अधिकार दिया जाता है, जिसको कहा जाता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो ये डेमोक्रेसी का एक की फीचर है, मेन फीचर है। इन डेमोक्रेसी एवरी एडल्ट सिटीजन इज़ गिव टू राइट टू वोट। तो एवरी एडल्ट जो 18 साल की एज पूरी कर चुका है उसे वोट देने का अधिकार होता है। वैसे एडल्ट की एज अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग होती है। कई देशों में 21 साल है, कई में 30 साल भी है, सॉरी 23 साल है, 23 है, 21 है, कई जगहों पर 20 है, हमारे देश में 18 साल है। ईच वोट मस्ट हैव द सेम वैल्यू। तो हर एक वोट की एक वैल्यू होती है, सेम वैल्यू होती है, चाहे अंबानी वोट करे या एक आम लेबरर, दोनों की वोट की वैल्यू बराबर है। फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट है गवर्नमेंट बाउंड बाय द बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड बाय सिटीजन्स राइट्स। तो गवर्नमेंट अगर एक बार चुन ली जाती है तो उसके बाद सरकार तानाशाह नहीं हो सकती, बल्कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए जो कानून, जो रूल्स हैं और जो नागरिकों के, सिटीजन्स के जो राइट्स हैं, उनसे बंध के काम करती है। कि कोई ऐसा काम सरकार नहीं कर सकती जो या तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अगेंस्ट हो या फिर सिटीजन राइट्स को वॉलेट करती हो। तो इन अ डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट हैज़ टू मेक डिसीजन बेस्ड ऑन द आइडियल्स एंड प्रिंसिपल मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो डेमोक्रेसी में जो सरकार है वो जो भी डिसीजन लेती है वो कॉन्स्टिट्यूशन के लाइट में, उसके गाइडलाइन के अंडर जितने भी डिसीजन हैं वो उनके आधार पे लिए जाते हैं। इट हैज़ द फॉलो द रूल्स ऑफ लॉ विच स्टेट्स दैट एवरी वन इज़ इक्वल बिफोर द लॉ। तो इसमें रूल ऑफ लॉ होता है और कानून की नज़र में सभी बराबर होते हैं। इसमें रिच का, पुअर का, या फिर अमीर, ये जो कास्ट के आधार पे, जेंडर के आधार पे, रेस के आधार पे, कलर के आधार पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। जैसे कि यहाँ पर न्याय की देवी की पिक्चर दिखाई गई है लेफ़्ट साइड में। तो इसमें देखिए, आप देखिए, इसे जूम करके दिखाता हूँ मैं। इसमें क्या है कि न्याय की देवी है जो तराजू लेके खड़ी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे इसकी फ़ोटो है। तराजू का मतलब है ये इक्वल है,
कि सभी को इसमें इक्वल माना गया है। आँखों पे पट्टी इसलिए है कि इसमें ये नहीं देखा गया कि सामने कौन है, बस एज ए ह्यूमन बीइंग वो उसको इक्वल माना गया है। कानून की नज़र में सभी बराबर हैं, कि ये किसी तरह का बायस्ड होके कानून से जुड़े लोग किसी का फेवर ना करें या किसी के अगेंस्ट ना जाएं। इट हैज़ टू रिस्पेक्ट द सिटीजन्स राइट्स ऑफ सिटीजन सच एज द राइट टू फ्रीडम एंड राइट टू इक्वलिटी। तो इसमें सिटीजन्स के जो अधिकार हैं, बराबरी का अधिकार है, जो समानता का अधिकार और आज जो स्वतंत्रता का अधिकार है, उसकी रिस्पेक्ट की जाती है। तो इस तरह से जो है ये डेमोक्रेसी के इम्पोर्टेंट फीचर हैं, और इन सभी के कारण होने पे ही किसी कंट्री को डेमोक्रेटिक कंट्री रिगार्ड किया जा सकता है। और अगर ये फीचर किसी कंट्री में नहीं होते तो उसे हम डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं मान सकते। जैसे कि वर्ल्ड में बहुत से ऐसे देश हैं जो जहाँ पर इलेक्शन भी होते हैं, लीडर्स को चुना भी जाता है, लेकिन फिर भी वो डेमोक्रेटिक नहीं है। यहाँ पर नेक्स्ट हमने जो नेक्स्ट पेज है आपका पेज नंबर 96, उस पे लास्ट में इस 4th पॉइंट के नीचे प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 दिया गया है। इसमें कुछ कंट्रीज़ के नाम दिए गए हैं: पाकिस्तान, चाइना, मैक्सिको, सऊदी अरेबिया, फिजी, जिम्बाब्वे। देखिए, पाकिस्तान, चाइना, मैक्सिको, सऊदी अरेबिया, फिजी एंड जिम्बाब्वे। तो विच फीचर ऑफ डेमोक्रेसी वाज वायलेटेड? तो नेक्स्ट बॉक्स में आपने ये लिखना है कि कौन सा जो फीचर है वो वायलेट किया गया है, या फिर हाउ वाज इट वायलेटेड, कि वो वायलेट कैसे हुआ वो फीचर। यानी कि ये वो देश हैं जिनमें डेमोक्रेसी नहीं है। आज के टाइम में इन कंट्रीज़ को डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं माना जाता है। और वो क्यों नहीं माना जाता? कोई ना कोई जो फीचर है जो डेमोक्रेसी में होना ज़रूरी है वो यहाँ नहीं पाया जाता, जो मेन फीचर अभी आपको बताए गए हैं। और वो किस तरह से वायलेट हुए हैं या वो किस प्रकार से वायलेट हुआ फीचर, वो आपने नेक्स्ट बॉक्स में लिखना है। इसे आप 1 लाइन में या कुछ वर्ड्स में ही आपने ये लिखना है। तो यहाँ पर 2 कंट्रीज़ के बारे में मैं बताता हूँ, बाकी आपने अपनी तरफ से करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान जो है, यहाँ पर जो इलेक्टेड गवर्नमेंट हुई है, जैसे भारत और पाकिस्तान इकट्ठे फ्री हुए थे, उसके बाद दोनों में डेमोक्रेटिक सिस्टम को एस्टेब्लिश किया गया। लेकिन पाकिस्तान में आर्मी जनरल्स ने टाइम टू टाइम वहाँ पर चुनी हुई सरकार को हटा के अपना ओवररूल कर लिया और डिक्टेटरशिप को एस्टेब्लिश कर लिया। तो इस तरह से वहाँ पर ये जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको हटा के डिक्टेटरशिप को आर्मी के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया, और आर्मी ने डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ जो हैं उनको वायलेट किया और डेमोक्रेसी के फीचर्स को वायलेट करके वहाँ पर बार बार वहाँ पर आर्मी रूल एस्टेब्लिश हुआ। और इस तरह से कहा जाता है कि पाकिस्तान एक प्योरली डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। अब जो चाइना है ये 1948 में फ्री हुआ था ब्रिटेन के कंट्रोल से। उसके बाद 2 साल के अंदर ही वहाँ पर सोशलिस्ट रेवोल्यूशन हो गई। जब चाइना फ्री हुआ था तो वो भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री था, लेकिन 1949 में वहाँ पर सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी क्रांति हो गई और वहाँ पर माओ से तुंग ने अपनी सरकार बना ली। वहाँ पर एक सिंगल पार्टी ही एस्टेब्लिश की गई और दूसरी राजनीतिक पार्टी बनाने पे रोक लगा दी गई। आज वहाँ पर सिंगल पार्टी सिस्टम है चाइना में, और एक ही पार्टी इलेक्शन लड़ती है, उसी के कैंडिडेट्स जो हैं वो इलेक्शन लड़ते हैं, एक ही पार्टी जीतती है और उसी के कैंडिडेट हारते हैं। यानी कि पब्लिक सिर्फ कैंडिडेट चुनती है, पार्टी नहीं चुनती। और जो पार्टी का हेड होता है वही वहाँ का प्रेसिडेंट और उसी से जुड़े लोग प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट तक पहुँच पाते हैं। तो इस तरह से पब्लिक के पास किसी तरह का ऑप्शन नहीं होता। ये उस रेस की तरह है जिसमें एक ही खिलाड़ी भागता है और वही फर्स्ट आता है। तो उसमें जो डिसीजन मेकर्स हैं जो फर्स्ट सेकंड थर्ड निकालेंगे या जो आम जनता है उसके लिए वो रेस किसी मीनिंगफुल नहीं हो सकती। इसी तरह से चाइना में भी डेमोक्रेसी है। तो इस तरह से चाइना को भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कहा जा सकता। बाकी जो 4 हैं ये आपने अपनी तरफ से फाइंड आउट करके इसके अपनी बुक में लिख के इसकी पिक मुझे पर्सनली सेंड करनी है। तो ये आई होप आपके लिए आज के लिए इतना काफ़ी है। और आपको अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप आस्क डाउट में जाके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, हैप्पी लर्निंग।